कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को निबंध का भाग 4 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस निबंध में क्या दिया हुआ है। पहले मैंने कुछ निबंध करवा दिए थे, थोड़े से निबंध और इसमें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए आज का टॉपिक हमारा है नंबर 10वां है निबंध, छात्र जीवन और अनुशासन। तो पहले इसकी रूपरेखा बच्चों तैयार कर लेंगे, इसके बाद लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना है, उसी रूपरेखा में से शामिल है। तो अनुशासन व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सबको महान बनाता है। विशेषकर छात्र जीवन तो अनुशासन प्रधान होता है। इसके बिना छात्रों में अच्छे संस्कार डाले नहीं जा सकते, अध्यापन कार्य ठीक से नहीं किया जा सकता। अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार एवं गुणों के विकास के लिए अनुशासन आधारशिला का काम करता है। अगला टॉपिक है हमारा अनुशासनहीनता की समस्या। अनुशासनहीनता कॉलेज के विद्यार्थियों में ही है, ऐसे बात नहीं है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। अनुशासनहीनता की समस्या शासन के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह बनी हुई है। विद्यार्थी ही राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं, भविष्य की आशाएं हैं, राष्ट्र की नैया को खेने वाला नाविक है और वे दिशाहीन होते जा रहे हैं। अनुशासनहीनता की इस राष्ट्रव्यापी समस्या का मूल कारण क्या है? विद्यार्थी इतने उत्कल, गैर जिम्मेदार, अनुशासनहीन और अभद्र क्यों होते जा रहे हैं? सर्वप्रथम कारण है माता पिता का अनुत्तरदायी दृष्टिकोण। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देने से वे दिशाहीन हो जाते हैं। दूसरा कारण है शिक्षा का जीवनोपयोगी न होना। विद्यार्थी का आज शिक्षा पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अलगाव सा आ गया है। शिक्षक छात्रों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं और न ही विद्यार्थी उनके प्रति आदर या श्रद्धा व्यक्त करते हैं। छात्रों में गुरुओं के प्रति असम्मान की भावना भरी हुई है तथा उनमें परीक्षा प्रणाली के प्रति असंतोष व्याप्त है। वे राजनीतिक हथकंडों की गिरफ्त में आकर अनियमितताओं के शिकार बने हुए हैं। छात्र जीवन में जोश बहुत होता है पर होश नहीं होता है। उन्हें कोई बदला देता है तो वे विध्वंस कार्यों में को अंजाम देते हैं। छात्र यही नहीं सोचता कि वे राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करते हैं। अनुशासन ही ऐसा गुण है जो उन्हें इसी सोच यानी सही सोच तथा सही दिशा प्रदान कर सकता है। विद्यार्थी जीवन कच्ची मिट्टी का ऐसा पिंड है जिसे चाहे जैसा रूप दे दिया जा सकता है। चरित्र निर्माण का यही श्रेष्ठ अवसर है। इस अवस्था में विद्यार्थी आत्मनिर्भरता, उदारता, स्नेह, सौहार्दता, श्रद्धा, आस्था, नम्रता आदि गुणों का विकास कर सकता है। समस्याओं का समाधान। तो अनुशासनहीनता की कथित समस्या का समाधान एक ही प्रकार से हो सकता है कि उन्हें जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव कराया जाए। अनुशासनहीनता से होने वाली हानियों एवं राष्ट्रीय क्षति से उन्हें परिचित कराया जाए और स्वास्थ्य की राजनीति से उन्हें दूर रखा जाए। स्वार्थ की राजनीति है बच्चों ये। अनुशासन, अध्ययन एवं आदर्श नागरिकता के गुणों का उनमें विकास किया जाए। उनकी समस्याओं के निराकरण एवं समुचित विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जाए तो कोई कारण नहीं कि विद्यार्थियों में असंतोष भड़के। आज का विद्यार्थी देश की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं के से अप्रभावित नहीं रह सकता है। घासलेट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद उससे स्वास्थ्य मानसिकता की आशा नहीं की जा सकती। अतः आवश्यक है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं समस्याओं को सदैव दृष्टिपथ में रखा जाए। उपसंहार देखते हैं बच्चों इसमें। छात्रों में अनुशासन का भाव पैदा करने के लिए जरूरी है कि समाज में भी अनुशासन हो, नैतिक आदर्श हो। छात्र शिक्षिकाओं से अधिक प्रभावित होते हैं, अतएव शिक्षकों को भी चरित्रवान होना चाहिए तथा अपने आदर्श रूप को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा रोजगारोन्मुख हो ताकि छात्र अपने भविष्य के प्रति आशंकित न हो।
चलिए अगले निबंध पे देखते हैं बच्चों। नंबर ये 11 है, दूरदर्शन का प्रभाव। तो पहले इसमें रूपरेखा फिर से तैयार कर लेंगे, तब ये प्रस्तावना शुरू करता हूं। उसमें रूपरेखा का पहला हेडिंग है ये। तो महाभारत काल में संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के युद्ध का सारा हाल धृतराष्ट्र को बताया। आज इस वैज्ञानिक युग में दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ी है। दूरदर्शन के द्वारा विश्व के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटना को हम प्रत्यक्ष दूरदर्शन के माध्यम से देख सकते हैं। आविष्कार व कार्य प्रणाली। दूरदर्शन के जन्मदाता जॉन बेयर्ड ने 25 जनवरी 1926 ईस्वी में रॉयल इंस्टीट्यूट के सदस्यों को बगल वाले कमरे की गतिविधियों को रेडियो तरंगों की सहायता से दिखाकर आश्चर्यचकित कर दिया। विज्ञान की प्रगति और आधुनिक तकनीकी के द्वारा आज दूरदर्शन के काले पर्दे पर रंगीन दृश्य देखे जा सकते हैं। रेडियो तरंगों के समान ही प्रकाश को विद्युत तरंगों में बदलते हुए दूर दूर तक प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार दूर दूर तक किसी भी कोने का दृश्य दिखाया जा सकता है। भारत में दूरदर्शन और विकास। चलिए भारत की बात करते हैं। तो भारत में दूरदर्शन का श्री गणेश 15 सितंबर 1958 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। सन 1972 में बंबई में, 1973 में कश्मीर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। सन 1980 से इसके विकास में तेजी आई। समस्त भारत के नगरों एवं कस्बों में क्रमशः दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। आम जनता के लिए इसे कर मुक्त रखा गया। छत्तीसगढ़। अविभाजित मध्य प्रदेश में रायपुर में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र प्रारंभ हुआ। दूरदर्शन का महत्व। आज दूरदर्शन का महत्व अधिक बढ़ गया है। सिनेमा में केवल फिल्म ही देखी जा सकती है, पर दूरदर्शन में घर बैठे सभी गतिविधियों को देख सकते हैं। समाचार, नाटक, संगीत, नृत्य, कवि सम्मेलन, वार्तालाप, फिल्म, खेल के कार्यक्रम अपनी रुचि के अनुसार देख सकते हैं। इस प्रकार दूरदर्शन के अनेक लाभ हैं। सबसे पहला है मनोरंजन का साधन। तो दूरदर्शन मनोरंजन का सबसे सरल साधन है। घर बैठे न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में कार्यक्रम देख सकते हैं। अच्छे कार्यक्रमों को दर्शक बड़े ही चाव से देखते हैं। दर्शक घर का काम धाम छोड़कर इसे देखते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम तक हम घर बैठे देख सकते हैं। टीवी में मैच का आनंद लेते हैं। नंबर 2, शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन। दूरदर्शन शिक्षा का उत्तम साधन है। योग शिक्षा, पाठ्यक्रम, विषयों की शिक्षा, कृषि संबंधी, विज्ञान संबंधी शिक्षा देख सकते हैं। यूजीसी के कार्यक्रम दिल्ली से प्रतिदिन दिखाए जाते हैं। इस ज्ञानवर्धक शिक्षा के द्वारा मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। इस प्रकार विभिन्न शिक्षा द्वारा मूलभूत जानकारी मिलती है। अभी लगभग प्रत्येक शाला में टीवी सेट प्रदान किए गए हैं। इनका सही उपयोग कर छात्रों को लाभान्वित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उच्च स्तरीय शिक्षा के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। माध्यमिक कक्षाओं के लिए विशेष शिक्षा का कार्यक्रम राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा विज्ञान के प्रयोगों को आसान रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डिस्कवरी तथा नेशनल जियोग्राफिकल चैनल में विश्व के आविष्कार, जंगल में पशु पक्षियों का जीवन, समुद्र के अंदर की खोज का अनोखा, वास्तविक, चमत्कृत तथा रोमांचित कर देने वाले कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए छोटे छोटे प्रहसन गीतों का प्रसारण होता है। अच्छे चरित्र के जीवन के बारे में बतलाया जाता है। प्रेम, भाईचारे, आत्मीयता की शिक्षा दी जाती है। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्नों सीरियलों के माध्यम से भी यह शिक्षा मिलती है। संपूर्ण संप्रदाय को एकता के बंधन में बांधने का एक अच्छा साधन है। ग्रामीण जनों, किसानों के लिए कृषि संबंधी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जिससे उनकी ज्ञान वृद्धि हो।
दूरदर्शन का दुष्प्रभाव, जहां बहुत सारे फायदे हैं तो वहां दुष्प्रभाव भी हैं बच्चों। देखते हैं क्या है। दूरदर्शन के अनेक लाभ के साथ साथ अनेक दुष्प्रभाव भी हैं। नए छात्र नए नए कार्यक्रम को देखने के लिए पढ़ाई की ओर कम ध्यान देते हैं। आजकल दूरदर्शन में सीरियलों की बाढ़ आ गई है। हॉरर शो के अनेक सीरियल दिखाए जा रहे हैं। कई सीरियल दूषित पारिवारिक वातावरण, सास बहू के झगड़े, कुटिलता तथा हिंसा का प्रसारण कर बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। केबल का जमाना आ गया है, दिन भर फिल्म दिखाई जाती है। स्वाभाविक है, विद्यार्थी इनकी ओर आकर्षित होते हैं और अपना समय खराब करते हैं। कई सीरियल या फिल्में ऐसे होते हैं जिसे परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। चित्रहार, गीत आदि बालक बालिकाओं पर कुप्रभाव डालते हैं। इससे चरित्र का स्तर उठने की अपेक्षा गिरता जा रहा है। दूरदर्शन को हर समय देखते रहने से विद्यार्थी को स्वयं मनन चिंतन करने का समय कम मिल पाता है, जिससे विद्यार्थी का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। अब मनुष्य सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए समय नहीं निकाल पाता है। उपसंहार की बात कर लेते हैं बच्चों। तो भारत एक आध्यात्मिक, धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान देश है। सरकार का कर्तव्य है कि दूरदर्शन के द्वारा उच्च संस्कार, पवित्र विचार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं। ऐसे कार्यक्रमों को जो बालक के मन पर दुष्प्रभाव डालें, जिससे चरित्र पतन हो, इन्हें किसी भी दशा में प्रसारित न किया जाए। बालकों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए दूरदर्शन द्वारा अच्छे कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए। इसी के साथ ये वाला निबंध आपका समाप्त हो रहा है। दूसरे निबंध पे चलते हैं। हाय महंगाई, हाय महंगाई, महंगाई की समस्या तो विचार बहुत है, बड़ी है। जब देखो तब महंगाई ही चलती जाती है। तो समय के अनुसार महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है और चरम सीमा पे चल रही है। चलिए इसके देखते हैं, रूपरेखा पहले तैयार कर लेंगे, फिर उसमें से पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना आती है। तो भारत में इस समय जो आर्थिक समस्याएं हैं उनमें महंगाई एक प्रमुख समस्या है। जनता इस महंगाई से परेशान है। दिन प्रतिदिन रुपया घटता जा रहा है और मूल्य बढ़ता जा रहा है। मुद्रा प्रसारण की प्रवृत्ति इस समस्या का मूल कारण है। इस समस्या का निदान नहीं मिल पा रहा है और यह सुरसा के समान बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार सुरसा मुंह अपना खोलती है, बड़ी होती चली जाती है। हनुमान जी भी अपना शरीर बड़ा करते हैं, वो और बड़ा कर लेती है। ऐसा हो गया है। भारत में मूल्य वृद्धि के कई कारण हैं। इन कारणों में अधिकांश आर्थिक और कई गैर आर्थिक कारण हैं। कुछ उल्लेखनीय कारण कृषि उत्पादन, प्रशासन की ढील, आयात निर्यात और में दामों की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि, मुद्रा का प्रसार, घाटे का बजट, अव्यवस्थित वितरण आदि है। महंगाई और मूल्य वृद्धि से आशय यह होता है कि सामान्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक मूल्यों में वस्तुओं का प्राप्त होना। मूल्य वृद्धि के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है असामाजिक तत्व। इस कारण को दो अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष रूप। इसमें वस्तु की मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है, इससे कीमत बढ़ जाती है। कुछ सटोरिये इसमें सहयोग देने का काम करते हैं। नंबर 2 परोक्ष रूप। प्रायः असामाजिक तत्व वस्तुओं के लिए अभाव पैदा कर देते हैं। उपभोक्ता परेशान हो जाता है और वे वस्तुओं का मुंह मांगा दाम वसूल करते हैं। इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि और कुप्रथाओं का जन्म होता है। इस मूल्य वृद्धि में उत्पादक, व्यापारी, सरकारी तंत्र आदि शामिल है। नंबर 2 है सामाजिक कारण। आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने धंधे से अधिक लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। तब महंगाई बढ़ती है। प्रशासन भी इस ओर से आंख बंद कर लेता है। समाज के असामाजिक तत्व और प्रशासन की मिलीभगत से महंगाई की समस्या विकट हो जाती है। नंबर 3 राजनीतिक कारण। हमारे देश में चुनावों की भयानक बाढ़ है। इसमें राजनीतिक दलों की सहायता बड़े बड़े सेठ लोग करते हैं। मंत्री बनने के बाद नेता उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। तब वे अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देते हैं। जनता से कई गुना धन वसूल करते हैं।
जब तक सरकार सचेत नहीं हो जाती, मूल्य वृद्धि में रोक लगाना असंभव है। नंबर 4 की बात करते हैं, ऊंचे कर एवं यातायात साधनों का अभाव। सरकार उत्पादन के करों का निर्धारण नहीं करती है, रातों रात मूल्य वृद्धि हो जाती है। दूसरी ओर आवागमन के साधनों के अभाव के कारण मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो पाती है और मूल्यों में वृद्धि होती है। नंबर 5 करिए, व्यापारी द्वारा जमाखोरी। व्यापारी चीजों को अपने गोदामों में भर लेते हैं, फिर काले बाजार में ऊंचे दाम में बेचते हैं, जिससे महंगाई में वृद्धि और जमाखोरी तस्करी को बल मिलता है। नंबर 6 है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि के अनुकूल उत्पादन का न होना और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाना, यह भयावह स्थिति है। नंबर 7 की बात कर लो, मुद्रा का प्रसार। भारत में मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति तृतीय योजना के प्रारंभिक काल से है। मुद्रा प्रसार का प्रमुख कारण मूल्य वृद्धि है। सरकार केवल आश्वासन देती है, इस ओर कोई ठोस कदम नहीं बढ़ा रही है। यदि मुद्रा प्रसार को नियंत्रण में रखा जाए तो मूल्य वृद्धि में अपने आप नियंत्रण होने लगेगा। नंबर 8, घाटे का बजट। भारत में बजट और पूंजी निर्माण की जो स्थिति है वह संतोषजनक नहीं है। इसके कारण कोई भी योजना पूरी नहीं होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए घाटे का बजट अपनाया जाता है, जिससे अनेक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होती है। नंबर 9 है धन का असमान वितरण। भारत में आर्थिक असमानता बहुत बड़े पैमाने में विद्यमान है। धन के असमान वितरण के कारण मूल्यों में वृद्धि संभव है, जिससे मांग अधिक है, पूर्ति कम है। इसमें ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें दैनिक जीवन में उपयोग हेतु लाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत में विक्रेता संगठन भी अपना कार्य करते हैं। वे आपस में मिलकर वस्तुओं की खरीद, संचय एवं बिक्री के विषय की नीति निर्धारण करते हैं। धीरे धीरे मूल्यों में वृद्धि होने लगती है। यदि सरकार इनको रोकने में असमर्थ है तो ये संस्थाएं मूल्यों को निरंतर बढ़ाती रहेंगी। इससे उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ेगा। उपसंहार की बात कर लेते हैं। निरंतर मूल्य वृद्धि में से क्या हो रही है? कालाबाजारी एवं अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण भारत में आर्थिक स्थिति चरमराने लगी है। यद्यपि सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रवृत्तियों को रोकने का बराबर प्रयास कर रही है, किंतु इस दिशा में पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। इस कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब समाज का एक एक नागरिक सहयोग देगा। नागरिकों के सहयोग से भ्रष्ट व्यापारियों और असामाजिक तत्वों की उपेक्षा करनी चाहिए। जमाखोरों के छिपे गोदामों में छापा मारा जाना चाहिए ताकि इसका निदान संभव हो सके, इसलिए छापे मारना चाहिए। तो इसी के साथ ये आपका आज का निबंध का पार्ट जो है समाप्त कर रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें अपने, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें तो कम से कम मैं जैसे वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और तुरंत लाभ पहुंच सके। मेरे चैनल को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।